नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का दौर खत्म हो गया है और मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। हिंदुस्तान विरोधी रुख अपनाने के बाद से देश में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता घट गई थी और आखिरकार उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद मार्क कार्नी ने कनाडा के लिबरल पार्टी के नेता के रूप में जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने की दौड़ जीत ली है। पीएम के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी भी दे दी है। तो कनाडा की सत्ता में बदलाव के साथ ही ट्रंप को मिली चेतावनी, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रमजान के बीच गजा में ब्लैकआउट, इजराइल ने रोकी बिजली सप्लाई, बंधकों की रिहाई और हमास को गजा से बाहर निकालने पर अड़ा इजराइल। सीरिया में भीषण गृह युद्ध, असद समर्थकों की नई सरकार से टकराव के बीच 1000 लोगों की गई जान, यूएन ने की शांति की अपील। म्यांमार के कई गांवों में सेना की बमबारी, 200 घर जलकर राख, चीन के आर्थिक गढ़ को बचाने की कोशिश में जुंटा प्रशासन। और चलते चलते में देखेंगे हथियारों के आयात में किस देश ने हिंदुस्तान को छोड़ा पीछे, सिप्री की रिपोर्ट आई सामने। तो एक लंबे इंतजार के बाद अब कनाडा की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो के बाद मार्क कार्नी के हाथ में कनाडा की सत्ता सौंपने की तैयारी हो गई है। कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को कनाडा का अगला नेता और प्रधानमंत्री घोषित किया है। 59 साल के कार्नी, जो पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने 85% से ज्यादा वोटों के साथ लिबरल पार्टी का नेतृत्व जीता। कार्नी के पीएम बनने की खबर सामने आते ही चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। सवाल उठ रहे हैं कि ट्रूडो के कार्यकाल में जो गलतियां हुई, हिंदुस्तान पर उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए, अमेरिका ने जिस तरह से कनाडा पर दबाव बनाने की कोशिश की, इन सब मुद्दों पर अब नए प्रधानमंत्री का क्या रुख होगा। और चुनाव में जीत हासिल करते ही कार्नी ने अपना मत भी साफ कर दिया। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान पर तो अपना रुख साफ नहीं किया, लेकिन अपने पहले ही संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ संदेश दे दिया कि कनाडा कभी भी किसी भी तरह अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि बांटो और राज करो की अपनी योजना से हमें कमजोर कर सकते हैं। ये काले दिन ऐसे देश ने लाए हैं जिस पर हम अब भरोसा नहीं कर सकते। मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका कनाडा के लोगों के संसाधन, जल, जमीन और देश पर कब्जा करना चाहता है और अगर वे सफल हो गए तो वे हमारी जीवन शैली को बर्बाद कर देंगे। इसके साथ ही ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ पर भी उन्होंने कहा कि कनाडा तब तक पलटवार करेगा जब तक अमेरिका मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का वादा नहीं करता। कार्नी ने आगे कहा कि कोई है जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे बनाए गए उत्पादों और हमारे जीवन यापन के साधनों पर अनुचित शुल्क लगा दिए हैं। वो कनाडाई परिवारों, श्रमिकों और व्यवसायों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सफल नहीं होने दे सकते। नवनिर्वाचित पीएम ने जोर देकर कहा कि कनाडा को कमजोर ना समझा जाए, कनाडाई मजबूत है। उन्होंने अमेरिका को एक ऐसा देश बताया जिस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि भले ही कार्नी को ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने ही अमेरिका के खिलाफ डॉलर के बदले डॉलर का नारा भी दिया था। साफ है, कार्नी के राज में अमेरिका और कनाडा के संबंधों में काफी तनाव देखने को मिल सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा की। तो गजा अंधकार में डूब गया है। एक तरफ मलबों में गजा निवासी रमजान मना रहे हैं और अब वो अंधेरे में रहने पर भी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इजराइल ने गजा की बिजली सप्लाई पर रोक लगा दी है, जिससे पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। हमास ने इजराइल के इस कदम की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे इजराइल की स्टार्वेशन पॉलिसी बताया है। दरअसल गजा और इजराइल के बीच पहला युद्ध विराम खत्म हो गया है और ऐसे में बचे हुए बंधकों की रिहाई को लेकर युद्ध विराम के दूसरे चरण को लेकर दोनों ही देशों में सहमति नहीं बन पा रही है। और जिस तरह से अरब देशों ने, यूरोप ने एकजुट रूप से गजा को अपना समर्थन दिया है, उसके बाद इजराइल की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। और ऐसे में अब इजराइल ने यह बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इजराइल ने गजा में एक जल सुविधा को इजराइल के इलेक्ट्रिक ग्रिड से जोड़ा था, ताकि गजा के लोगों को हर दिन 20,000 लीटर तक की दर से मध्यम से लंबी अवधि के आधार पर पानी उपलब्ध कराया जा सके। एक नीति जिसने इजराइल की वैश्विक वैधता को भी बनाए रखने का काम किया। लेकिन अब उसी देश ने रमजान के पाक महीने में गजा निवासियों को पानी के लिए मजबूर कर दिया है। इजरायली ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने बताया कि उन्होंने गजा की बिजली सप्लाई को तुरंत प्रभाव से रोकने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उनका कहना है कि हम अपने बंधकों को घर वापस लाने और युद्ध के बाद हमास को गजा में न रहने देने के लिए अपने पास मौजूद हर उपकरण को सक्रिय करेंगे। इजरायल का दावा है कि अभी भी हमास के कब्जे में 59 बंधक हैं।
आपको बता दें कि बीते हफ्ते ही इजरायल ने गजा में राहत सामग्री, तेल और दूसरी चीजों को लेकर जाने वाली गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था और साथ ही यह घोषणा भी की थी कि वो पानी सप्लाई बंद करने के बारे में भी विचार कर रहा है। अब बिजली सप्लाई पर रोक लगाने के इजरायल के इस फैसले के साथ ही गजा में पानी की भी समस्या पैदा हो गई है। और अब अगली खबर में बात करेंगे सीरिया की। तो जब से सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से ही वहां अशांति फैली हुई है। इजरायल और अमेरिका की तरफ से तो हमले हो ही रहे हैं और अब विद्रोही गुट भी लगातार सीरिया पर हमलावर है। सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और यहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और अब इस हिंसा में कम से कम 1000 लोगों की जान जा चुकी है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा सरकार के एसटीएस सुरक्षा बलों ने अलावियों पर भारी हिंसा की है। 2 दिनों के अंदर ही सीरिया में हजारों लोगों की जान चली गई। इनमें से ज्यादातर पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक आम नागरिक हैं, जो अलावी समुदाय से आते हैं। इस समुदाय की महिलाओं के साथ भी हिंसा हुई। महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाए जाने जैसे घटनाओं का भी दावा किया गया है। परेड के बाद महिलाओं को भी गोली मार दी गई। ब्रिटेन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सीरिया में कम से कम 30 हमलों में 745 आम नागरिकों की जान जा चुकी है और ये जान बेहद करीब से गोली मारकर ली गई। इसके अलावा 125 सरकारी सुरक्षा बलों के लोग और 148 असद समर्थकों की भी जान गई है। सीरियाई शहर लटाकिया के आसपास बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। सीरिया में जिस तरीके से असद और एसटीएस के लड़ाके भिड़ गए हैं, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सीरिया में भी बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी OCHA ने सीरिया में सभी संबंधित पक्षों से हिंसा को रोकने की अपील की है। बता दें कि सीरिया में लंबे गृह युद्ध के बाद पिछले साल 8 दिसंबर को बशर अल असद की सत्ता ढह गई थी, जिसके बाद से सीरिया में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। और अब अगली खबर में बात होगी म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध की। तो म्यांमार के विद्रोही गुट अराकान आर्मी और जुंटा शासन के बीच रखाइन राज्य में लड़ाई तेज हो गई है। रखाइन के क्यो कफ्यू टाउनशिप में अराकान लड़ाकों की जुंटा की सैन्य चौकियों पर हमले के बाद यह संघर्ष छिड़ गया है। म्यांमार के बड़े हिस्से पर अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। रखाइन की राजधानी सितवे और मनाओं को छोड़कर बाकी 14 टाउनशिप पर अब अराकान आर्मी का नियंत्रण है। वहीं जुंटा प्रशासन लगातार इसके लिए संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। उसके सामने अब क्यो कफ्यू टाउनशिप को भी बचाने की चुनौती आ गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में इस लड़ाई ने चीन के निवेश वाले महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। अराकान आर्मी के लड़ाके रखाइन राज्य में जुंटा के आखिरी गढ़ों पर कब्जा करने के करीब है। जुंटा सेना किसी भी कीमत पर अपनी आखिरी चौकियों को बचाने की कोशिश में है, जिसके चलते जुंटा सेना ने क्यो कफ्यू आर्थिक क्षेत्र के पास केयू गिन गांव में हवाई हमले किए। इस हमले में पूरा गांव ही बर्बाद हो गया। 200 से ज्यादा घर आग से जलकर राख हो गए। जुंटा शासन के लिए क्यो कफ्यू टाउनशिप बचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। अराकान लड़ाकों ने यहां नौसेना बेस और जुंटा की सैन्य चौकियों पर भीषण हमले किए हैं। उसने दानियावड्डी नौसेना बेस की रक्षा करने वाली कम से कम 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि जुंटा के सैनिक अभी भी मुख्यालय के सामने डटे हुए हैं। यह जंग ऐसे वक्त पर हो रहा है जब जुंटा कहलाने वाले सैन्य शासकों ने चीनी सुरक्षा फर्मों को म्यांमार में काम करने की इजाजत देने वाला कानून पास किया है। यह कानून चीनी निजी सुरक्षा संगठनों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट समेत बीजिंग के हितों की रक्षा के लिए म्यांमार में तैनाती का अधिकार देता है। क्यो कफ्यू क्षेत्र चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ चीन की बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं हैं और एक गहरे समुद्र का बंदरगाह बनाने की योजना भी है। यह बंदरगाह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अराकान लड़ाकों का क्यो कफ्यू पर पूरी तरह से अगर कब्जा हो जाता है तो जुंटा के लिए यह बड़ा झटका होगा। चीन को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अराकान लड़ाकों के साथ भी बातचीत करनी पड़ सकती है, क्योंकि चीन के दक्षिणी यूनान प्रांत तक तेल और गैस की पाइपलाइनें भी यहीं से जाती हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया में बढ़ती हथियारों की खरीद को। तो इस वक्त दुनिया में कई जगह युद्ध चल रहे हैं। रूस यूक्रेन हो, फिलिस्तीन इजरायल और हमास, सूडानी, सीरिया, म्यांमार गृह युद्ध, जिसके चलते लाखों लोग बेघर हुए हैं। इस बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की ताजा रिपोर्ट में डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आप सिप्री की नई रिपोर्ट देखने के बाद थोड़े हैरान होंगे, क्योंकि 2010 से 2019 की तुलना में वैश्विक हथियार बाजार स्थिर हो गया है, लेकिन हथियार बाजार में कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिले हैं। जब आप लिस्ट में अलग अलग देशों पर नजर डालेंगे तो आप हथियार खरीदने के मामले में यूक्रेन को हिंदुस्तान से आगे पाएंगे।
जाहिर सी बात है कि रूस के खिलाफ चल रही जंग ने यूक्रेन को हथियार खरीदने पर मजबूर किया है, लेकिन वो हिंदुस्तान से आगे निकल जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। सिप्री की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि भारी हथियारों की खरीद में यूक्रेन दुनिया में सबसे आगे रहा है। साल 2015 और 2019 की तुलना में यूक्रेन ने हथियार खरीदने के मामले में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। हथियार खरीदने के मामले में यूक्रेन का प्रतिशत 8.8 रहा है, जबकि हिंदुस्तान का प्रतिशत 8.3 रहा है। यानी हथियार खरीदने के प्रतिशत के मामले में यूक्रेन ने हिंदुस्तान को पछाड़ दिया। सिप्री के मुताबिक हथियार खरीदने वाले 5 देशों में सबसे ऊपर यूक्रेन, फिर हिंदुस्तान, फिर कतर, उसके बाद सऊदी अरब और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। हथियार बाजार को खंगालने से पता चलता है कि यूरोपीय देशों में हथियार खरीदने की दर में जबरदस्त उछाल आया है। साल 2020 से 2024 के दौरान यूरोपीय देशों के हथियार आयात में 155% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके पीछे 2 प्रमुख वजह मानी जा रही है। एक तो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को लेकर सामने आया डर, और दूसरी वजह अमेरिका से यूरोपीय देशों का बढ़ता अविश्वास है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसे रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं, वो फिलहाल नहीं थमने वाला। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।